हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर का दूसरा वीडियो। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है कि गलनांक किसे कहते हैं या गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, तो इसको हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु क्या होता है, इसका हम परिभाषा देखेंगे। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा वाष्पीकरण किसे कहते हैं और पांचवा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इन सभी टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर आप वीडियो को देख लीजिए। देखने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लेलिस्ट पा सकते हैं और वहां से आप सीक्वेंस में एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर मैसेज करके तुरंत मांग लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो है गलनांक, या हम कह सकते हैं गलनांक बिंदु। तो सबसे पहले हम गलनांक बिंदु का परिभाषा कैसे करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो कोई भी ठोस पदार्थ होता है, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कुछ बेसिक बात बता रहा हूँ। तो ये ठोस एक समय के पश्चात जब इसको हम ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये द्रव में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। जैसे कि ठोस कोई पदार्थ है, जैसे बर्फ है, तो बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी में बदलेगा ना, मतलब द्रव में बदलेगा। और जब द्रव को यदि हम गर्म करते हैं, मतलब पानी को हम गर्म करते हैं, तो ये गैस में मतलब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे ही तापमान जैसे जैसे वृद्धि करता है, तापमान में बढ़ाता है, हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो ये इस प्रकार से चेंज होता रहता है। और जैसे ही तापमान को कम करते हैं तो गैस से द्रव में बदलता है और द्रव से कैसे, ठोस में बदलता है। जैसे कि गैसीय रूप में होता है जो हमारी क्या होते हैं, आसमान में जो बादल होते हैं, ठीक है। और पुनः वो गैस से जैसे ही वो ठंडा होते हैं तो ठंडा होने के पश्चात क्या होता है, मतलब तापमान में कमी आती है तो वो द्रव में बदलते हैं, जिससे बारिश होती है। और द्रव से पुनः हम क्या करते हैं, उसके तापमान को और भी कम करते हैं। जैसे फ्रिज में कोई पानी है, उसको रख दिए तो उसके तापमान को कम करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो वो फिर से ठोस में बदल जाता है, जैसे बर्फ में बदल जाता है। तो ये पूरी घटना क्या हो रही है, यहाँ पे तापमान में वृद्धि और तापमान में कमी होने के कारण ये सब हो रही है। तो ऐसे ही क्वथनांक किसे कहते हैं, तो इसमें ये बताया जाता है कि जब कोई ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है। जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो कैसे द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो जिस निश्चित ताप पर निश्चित कोई तापमान होगा ना, जिस निश्चित तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होने लगता है तो वह निश्चित तापमान या वह निश्चित बिंदु ही गलनांक या गलनांक बिंदु कहलाता है। समझ में आया। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आप डेफिनेशन क्या कहेंगे कि जिस निश्चित तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है तो वह निश्चित तापमान वस्तु का गलनांक या गलनांक बिंदु कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये ठोस पदार्थ है, अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं 99 डिग्री सेल्सियस हमने दिया, फिर भी ये द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहा है। परंतु जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस इसको दिया तापमान, तो ये क्या हो गया, तुरंत इसमें ये द्रव में परिवर्तित हो गया। तो ये एक निश्चित तापमान हुआ ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है। ये 100 डिग्री सेल्सियस एक हमने ऐसे आपको बताया है समझाने के लिए। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस एक निश्चित तापमान हो गया ना, तो यही तापमान क्या कहलाएगा, उसी वस्तु का गलनांक या गलनांक बिंदु कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, रटिए नहीं, समझिए। हम क्या कहेंगे डेफिनेशन, हम कहेंगे जिस निश्चित तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है तो उस निश्चित तापमान को गलनांक या गलनांक बिंदु कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप एक एक करके समझिएगा। यदि आपको एग्जाम में गलनांक या गलनांक बिंदु आ जाता है तो आप लिखेंगे कि जिस निश्चित तापमान पर
कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में या द्रव में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित लिखें या बदलने होने लगता है, तो वह निश्चित ताप वस्तु का क्वथनांक, क्वथनांक केवल कहें या क्वथनांक बिंदु कहें, दोनों बात एक ही है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि जिस निश्चित तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, मतलब चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, तो वह निश्चित तापमान वस्तु का क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो है जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि मान लेते हैं बर्फ से क्या होना, बर्फ से पानी में चेंज होना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। दूसरा आता है हमारा जो है गलनांक। गलनांक देख लिया, अब हम देखेंगे क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु हम कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें ये बताया जाता है कि जब कोई ठोस पदार्थ मतलब मान लेते हैं कोई द्रव पदार्थ है, समझिएगा यहाँ पे क्या हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं कोई द्रव पदार्थ है, अब इस द्रव को हमने गर्म किया, जैसे इसको हमने तापमान दिया तो ये क्या हो जाता है, ये गैस में मतलब वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो जिस निश्चित तापमान पर जो तापमान हमने दिया है, कैसा तापमान है, एक निश्चित तापमान होना चाहिए कि एक निश्चित तापमान पर कोई द्रव पदार्थ किसमें, गैस में बदलने लगता है, तो वह निश्चित तापमान ही क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। मतलब हमने क्या बताया, हमने कहा जैसे द्रव मतलब पानी है, तो पानी को जैसे हम गर्म करेंगे ये वाष्प में पानी बदलने लगता है ना, तो जिस निश्चित तापमान पर, मतलब मान लेते हैं ऐसे ही मैंने कह दिया कि 99 डिग्री सेल्सियस हमने तापमान दिया, तो ये जो पानी है वो गैस में नहीं बदल रहा है, परंतु जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस किया तो ये पानी द्रव में मतलब वाष्प में परिवर्तित होने लगा। ठीक है, तो वह जो 100 डिग्री सेल्सियस निश्चित एक तापमान है, वह निश्चित तापमान ही क्या कहलाएगा, उस वस्तु का क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आप यही लिखेंगे कि जिस निश्चित तापमान पर या आप ताप भी कह सकते हैं, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में बदलने लगता है, तो वह निश्चित ताप उस वस्तु का क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझना है। हमने क्या कहा कि जिस निश्चित तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में बदलने लगता है, तो वह निश्चित तापमान उस वस्तु का क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। कभी भी डेफिनेशन को रटने, समझिए कि वो क्या क्या जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिख दे रहे हैं। डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसका ध्यान से समझिएगा। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ ठोस नहीं, द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में बदलने लगता है, वह निश्चित तापमान ताप या तापमान उस वस्तु का
क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक भी आप कह सकते हैं। देखिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है कि जिस तापमान पर, या आप ताप भी कह सकते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में बदलने लगता है तो वह निश्चित ताप या वह निश्चित तापमान उस वस्तु का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि पानी से किसमें, वाष्प में बदलना, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे पानी को हमने गर्म किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में परिवर्तित होने लगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो एक निश्चित तापमान हो जाएगा पानी के लिए। तो आशा करते हैं तो क्वथनांक और क्या होता है, वाष्प जो क्या है गलनांक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक एक करके ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। कोशिश आप थोड़ा सा, एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे डेफिनेशन ना लिखा जाए, जो आपको बोला जाए तो ऐसे ही आप नोट्स में अपने लिखिए, रफ की कॉपी में सुनकर लिखिए, क्योंकि डेफिनेशन लिखेंगे तो उससे समय लगेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन तो हम लिख ही देते हैं, परंतु आपको समय लगेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप खुद लिखिए, ठीक है, जैसे हर वीडियो में 2-3 टॉपिक और भी एक्स्ट्रा हम पढ़ सकें। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बहुत ही सिंपल, इसमें ये बताया जाता है कि कोई ठोस पदार्थ है, समझिएगा, कोई ठोस पदार्थ है। अब हम जानते हैं कि ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में चेंज होता है, द्रव में परिवर्तित होता है, और जब द्रव में को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में बदलता है। जैसे ठोस मतलब बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पहले पानी बनेगा, पानी फिर से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वो वाष्प में उड़ जाएगा, गैसीय रूप में बदल जाएगा। तो ये बात हम जानते हैं। परंतु ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या हमने कहा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गैस मतलब जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, ठीक है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा गया कि जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है जो बर्फ है, तो हम कह रहे हैं कि बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, सीधे ही गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी पदार्थ होगा तो उसकी जो प्रक्रिया होगी, जिस प्रक्रिया से ठोस गैस में बदल रहा है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहेंगे। जैसे कि यदि हम इसका सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन जो इसका परिभाषा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसका जो क्या होता है एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कपूर। जो कपूर होता है उसको आप देखे होंगे, तो उसको आप क्या करते हैं, जब पूजा करते हैं तो कपूर का यूज करते हैं। तो वहां पे जब उसको कपूर को जलाया जाता है तो वो जो ठोस होता है कपूर, और वो सीधा ही जो क्या होता है द्रव में परिवर्तित नहीं होता, मतलब पानी की तरह नहीं होता है, वो सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो कपूर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। वो देख रहे हैं ना, देखे होंगे आप, वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, मतलब पानी में परिवर्तित नहीं होता है। तो हमने क्या कहा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो एक बार और मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने जो रफ की कॉपी है उसमें लिखिएगा। नोट्स हम अंत में बताएंगे कैसे आप उसको ले सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एक बार और मैं बोल रहा हूं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखते रहा हूं, आप क्या कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में
बदल मतलब परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए। अब मुझसे जब भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप क्लास 9th का पढ़ें, क्लास 10th का या क्लास 11 12 किसी की पढ़ाई करें, आप देखेंगे भले ही मैं कुछ वीडियो में, एक ही वीडियो में भले ही 5 ही टॉपिक पढ़ाऊँ, परंतु मैं किसी को भी रटवाता नहीं है, उसको समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और कभी भी समझना चाहिए और समझ के उसको याद करना चाहिए, रट्टा कभी भी नहीं मारना है। ठीक है, ऐसे भी आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, जैसे ऊर्ध्वपातन समझ में नहीं आ रहा है तो ऊर्ध्वपातन आप यूट्यूब पे सर्च मारिए ऊर्ध्वपातन और लिखिए अंत में ब्रदर सर, ऊर्ध्वपातन ब्रदर सर, इंग्लिश में लिखिए ऊर्ध्वपातन ब्रदर सर, वीडियो आपको तुरंत मिलेगा सर्च मारेंगे तो इस प्रकार आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं वाष्पीकरण। ले लिए होंगे, तो अब हम आते हैं वाष्पीकरण का। तो वाष्पीकरण भी हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक हैं। ठीक है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो वाष्पीकरण ऐसा होता है कि मतलब कोई भी पदार्थ है, अब वो पदार्थ का अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही क्या होता है, गैस में बदल जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी पदार्थ है तो इस पदार्थ का एक क्वथनांक होता है कि ये इतने क्वथनांक पे वाष्प में परिवर्तित होगा। जैसे कि जल होता है, जो पानी होता है उसका एक निश्चित क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कि इतने डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब पानी का एक 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक क्वथनांक है कि ये पानी वाष्प में तभी परिवर्तित होगा जो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसको दिया जाएगा। तो इसमें यही बताया जाता है कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें मतलब उसके क्वथनांक से कम ताप पर ही, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, और इसको मान लेते हैं कि 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही ये क्या होता है, पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाने लगता है। मतलब क्या हुआ कि अपने क्वथनांक, ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्वथनांक ही तो है। तो इसमें यही बताया जाता है कि कोई ऐसा पदार्थ जो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब तो उस तापमान को हम मतलब उस पदार्थ का वाष्पीकरण हम कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया, हम कहेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यह क्या है, वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ है, जैसे कि पानी ही है, तो वो अपने क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, परंतु इससे कम तापमान पर ही ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि वह पदार्थ, मतलब ऐसी प्रक्रिया, आप ऐसे लिखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्प में परिवर्तित होने लगता है,
तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे हमने क्या कहा कि ऐसी प्रक्रिया, हम यहाँ से नहीं बोल रहे हैं, हम यहीं से बोल रहे हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन को मुझे भी याद नहीं है, मैं समझता हूँ कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। इस प्रकार कभी भी आपको समझाता हूँ और समझा कर ही आपको याद करना चाहिए, समझ कर ही याद करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैं बोलने में थोड़ा सा मतलब उतना समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है, मैं छोटा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी पढ़ाने का, परंतु आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जितना भी मैं जानता हूं उसके अनुसार मैं बताता हूं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम देख लेते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि मैं इसीलिए समझाता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे रट्टा मारकर याद किया है। इतना मैंने रट्टा मारा था परंतु मुझे अंत में पता चला, ठीक है, और शायद मैं कहूं तो जो क्या होता है 11वीं में मुझे पता चला कि रट्टा मारने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कभी भी स्टूडेंटों को कोशिश करता हूं कि उनसे रट्टा कभी भी नहीं मारना पड़े। वो 9 से ही रट्टा मारने लगते हैं और क्लास 10th में वो रट्टा मार के ही याद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रट्टा नहीं, आप समझ के उसके याद कीजिए। समझ के याद करेंगे तो आपको बहुत समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो रट्टा मारते हैं, तो कभी भी आप रट्टा नहीं मारिए, आप हमसे पढ़िए। हम आपको एक एक टॉपिक्स आपको समझाएंगे और उसको समझकर आप याद कीजिए और आपका सिलेबस पूरा हम कंप्लीट कराएंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी। अंत में बताया जाएगा कि आप किस प्रकार प्लेलिस्ट पा सकते हैं और वहां से उसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं, तो उस पर हम निम्नलिखित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कर सकता है, तो तापमान। तापमान, यदि हम क्या करते हैं, यदि मतलब पदार्थों का तापमान, मतलब यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या होगा कि कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसके यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं, उसको हम ताप देंगे, जैसे पानी है उसको हम जल्दी से ज़्यादा गर्म करेंगे, तापमान में ज़्यादा हम ताप देंगे उसको, तो वो जल्दी वाष्प में परिवर्तित होगा, मतलब वाष्पीकरण का जो वेग होगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम क्या लिखेंगे कि तापमान बढ़ाने पर, मतलब ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर कहें या वेग भी आप कह सकते हैं, दर बढ़ जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। दूसरा आता है क्षेत्रफल, मतलब कोई भी पदार्थ है उसका यदि क्षेत्रफल बड़ा हो, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब उसका सतह यदि बड़ा हो तो क्या होता है, उसका भी वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि एक आप बड़ा सा बर्तन लीजिए, इस प्रकार बड़ा सा एक बर्तन लीजिए, ठीक है, और इसमें आपने पानी 1 लीटर डाला, तो 1 लीटर आप पानी डालेंगे तो ये पानी यहीं तक आएगा, ठीक है। और एक ऐसा बर्तन लीजिए, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम हो, उसमें आपने 1 लीटर पानी डाला तो आपका यह पानी यहाँ तक आएगा और इसमें यहाँ तक आएगा। अब दोनों को यदि हम सामान्य तापमान दें, दोनों पर यदि हम समान तापमान ताप देते हैं, ठीक है, और इसको गर्म करते हैं, तो बताइए किसके वाष्प जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि इसका क्या है, लेवल कम है, मतलब इसका पानी पतला पतला है परंतु सभी सतहों पर फैला हुआ है, और इसका जो क्या है, वो जो सतह है ये कम है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक दूरी में फैला हुआ है, इसलिए इसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, इसका कम होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल में कम फैला हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल यदि हम
बढ़ाते हैं तो उसका वाष्पीकरण का दर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप दो क्या लीजिएगा, आप किचन में जाकर दो आप क्या ले लीजिएगा, बर्तन ले लीजिएगा, एक का बड़ा बर्तन लीजिएगा, एक छोटा सा बर्तन लीजिएगा, परंतु दोनों में एक सामान्य पानी भर दीजिएगा और दोनों को सामान्य ताप पर गर्म कीजिएगा। देखिएगा, आप स्वयं देखिएगा कि जो बड़े वाला बर्तन होगा उसका वाष्प में जल्दी परिवर्तित होने लगेगा, और जो छोटा बर्तन है जिसमें आपने सामान्य ही पानी रखा हुआ था, उतना ही पानी, तो उसका वाष्प में परिवर्तित जल्दी नहीं होगा। तो ये क्षेत्रफल के कारण ही होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम तीसरे अपने पॉइंट पर। तीसरा होता है कि नमी या आर्द्रता भी हम कह सकते हैं। तो आर्द्रता के कारण, जैसे यदि वायु में नमी हो या आर्द्रता हो तो उसके कारण भी वाष्पीकरण का जो दर होता है वो घट जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि वायु में नमी या आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण का दर घट जाता है। जैसे ऐसा हमने क्यों कहा, ये भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ में नहीं आ रहा होगा। वायु में भी नमी होता है या आर्द्रता होता है, ठीक है। आर्द्रता मतलब नमी ही। जैसे कि मान लेते हैं आप गर्मियों के दिनों में, आप मान लेते हैं धूप न भी उगा हो, तभी आप गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं, कपड़े को सुखाते हैं, बाहर रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। परंतु यही कि जो क्या होता है, ठंडी के दिनों में आप कपड़े को रखते हैं तो वो जल्दी सूख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि भैया वाष्प जो क्या होता है, वायु में नमी होता है ठंडी के दिनों में, ठीक है। तो वायु में क्या होता है, नमी होता है, इसलिए वो क्या करता है, जो कपड़े होते हैं उसको जल्दी से सुखा नहीं पाता है। जैसे मान लेते हैं कोई गीला कपड़ा है, तो आपको यदि धूप नहीं उगा है, जल्दी उसको सुखाना है, तो आप क्या करेंगे, फैन ऑन करके आप फैन के आगे रख देंगे। क्यों? क्योंकि जो फैन का जो वायु है, वायु में क्या होता है, वायु के कारण मतलब जो क्या होता है, हवा के कारण वो जल्दी सूख जाएगा। परंतु हवा में नमी हो तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है, थोड़ा सा देर लगाएगा पर सूखेगा तो जरूर, ठीक है। तो ये क्या होता है, वायु में नमी होता है, तो जितना नमी अधिक होगा उसका वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब जल्दी कपड़ा नहीं सूखेगा। तो आशा करते हैं कि जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ये सब आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर का ये आज समाप्त होता है। दो ही आपका ये इस चैप्टर का वीडियो बना है। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसमें हमने टोटल पदार्थ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और ये दूसरा वीडियो था। इसी वीडियो में ये आपका चैप्टर पहला समाप्त हो गया। अब आते हैं, अब पढ़ेंगे हम दूसरा टॉपिक। दूसरा जो चैप्टर है, क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है, इसका हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और 9th में आप होंगे और पढ़ाई इसे करना चाहते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमको इन सभी का प्लेलिस्ट मिल सकता है, कैसे हम सीक्वेंस में हमें वीडियो मिल सकता है। तो आप या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, या आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा मांग सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का लिंक दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में करके वीडियो मिलेगा, तो वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस नंबर पर मैसेज करके मांगेंगे तो हमारे जो सहयोगी होंगे वो आपको जो क्या कहोगे, आपको दे देंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक। अदरवाइज यदि आपको इन सभी का प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब इन सभी का नोट्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा है, बहुत ही आसानी तरीके से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप उनसे नोट्स मांगेंगे। तो यहाँ पे कुछ रुपए पे करके आपको नोट्स देना है, ठीक है, कुछ रुपए, इतना कम हमने रुपए रखा है कि आप आसानी से कोई भी गरीब स्टूडेंट भी वो क्या कर सकता है, नोट्स को खरीद कर वहां से पढ़ाई कर सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।